किसकी, कि डिस्कशन द कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और x को a से b के बीच में हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो a जो है वो क्या है, लेफ्ट वाला बाउंड्री पॉइंट है, और b जो है राइट वाला है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी a की बात करेंगे। a पर क्या है, वैल्यू आएगी, और a के राइट साइड में फंक्शन आएगा, तो a पर सिर्फ राइट अप्रोच आएगी। तो a पर हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ a, और कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो a पर सिर्फ दो चीजें चेक होंगी, एफ ऑफ a और राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो a पर कंटिन्यूटी होगी। यानी a पर कैसी कंटिन्यूटी होगी, बोलिए। एट x इक्वल टू a ओनली राइट हैंड कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी? ये समझ पाए कि नहीं, a पर सिर्फ राइट हैंड कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू से काम बनेगा। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब यहीं पे अगर हम कंटिन्यूटी एट b की बात करें, यहीं पे हम बात करें कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू b की, तो b पर क्या होगा, फंक्शन खत्म हो रहा होगा, ये सिचुएशन रही होगी। सही है, तो b पर एफ ऑफ b आ रहा होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही होगी। तो कंटिन्यूटी एट b का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स और एफ ऑफ b। यानी b माइनस की बात होगी और एफ ऑफ b की बात होगी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ b, बस ये दो चीजें यहाँ चेक होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू b लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी होगी। बोलिए भाई, एट x इक्वल टू b पे क्या होगा, ओनली लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी? समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? अच्छा, अब अगर a से b के बीच में कोई पॉइंट लें, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c, जो कि लाई कर रहा है a से b के बीच में कहीं भी, तब उस पे क्या होगा कि अगर a से b के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट जो a से b के बीच में है, जैसे सपोज ये पॉइंट रहा x इक्वल टू c, तो उसमें लेफ्ट अप्रोच भी आएगी, राइट अप्रोच भी आएगी, और वैल्यू भी आएगी। तो तीनों बराबर होने चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ c, और लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, तीनों की बात करेंगे। तीनों जब बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी आएगी, और यहाँ पर वैल्यू भी आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी, राइट हैंड लिमिट भी आएगी, और सी पर वैल्यू भी आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो लेफ्ट साइड जो पॉइंट होगा वहां पे, जो ये वाला ए पॉइंट होगा वहां पे राइट हैंड कंटिन्यूटी होगी, जो ये बी वाला पॉइंट होगा वहां पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी होगी, और उसके बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा तो उसमें तीनों तरह कंटिन्यूटी होगी। क्या ये बात समझ में आई? ए पे सिर्फ लेफ्ट साइड, बी पे राइट साइड से देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? और सी पे लेफ्ट और राइट दोनों कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, हो गया भाई, आगे बढ़े। यस सर। अब ये एग्जांपल वाइज, वैसे जनरली तो कई सिचुएशंस में हम ग्राफ बना लेंगे, वहां चेक कर लेंगे। नहीं तो जैसे मान लो हमारे सामने, सॉरी, जैसे मान लो हमारे सामने एक आसान सा क्वेश्चन आया कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, इसके लिए हमें करने हैं चेक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट x को सपोज लाई कराना है 0 से 5 के बीच में। ठीक है, तो 0 से 5 के बीच में हमारे सामने क्या क्या आएंगे,
भाई एक आएगा x इक्वल टू 0, सारे इंटीजर पॉइंट आएंगे। एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, 4 एंड 5। 4 एंड 5। अच्छा, ये सारे पॉइंट जो डिसकंटिन्यूअस होंगे, जहाँ पे चेक करने वाली बात है, ये सारे पॉइंट कहाँ होंगे? बीच में होंगे। बोलिए भाई। अरे यार, ये जो सारे पॉइंट चेक करने वाले हैं ये सब बीच में लाई कर रहे हैं। ये लेफ्ट, ये इन बाउंड्री पॉइंट है दोनों। तो जीरो पे क्या चेक होगा? जीरो पे वैल्यू, और जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो वो भी जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस हो गया कि नहीं? बोलिए भाई। वन पे क्या चेक होगा? एफ ऑफ वन। वन पे लेफ्ट लिमिट चेक होगी। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? वन पे राइट लिमिट चेक होगी। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गया। सेम टू पे क्या चेक होगा? टू पर वैल्यू चेक होगी। एफ ऑफ टू कितना आएगा? टू। टू पे लेफ्ट लिमिट चेक होगी। टू पे राइट लिमिट भी चेक होगी। जब लेफ्ट लिमिट ही बराबर नहीं है तो राइट लिमिट चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये भी अब चेक कर रहे हैं, तो ये भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गया कि नहीं? क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही थ्री पे भी सारी लिमिट चेक कर लेंगे। बोलिए। चलो चेक करके लिख देता हूँ। एफ ऑफ थ्री चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट चेक कर लो। तो अभी ये कैसा आ गया? डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गया कि नहीं? ऐसे ही फोर पे चेक कर लो, एफ ऑफ फोर, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट चेक कर लो। तो ये भी कैसा आ गया? डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गया कि नहीं? और लास्ट वाला चेक करो। तो फाइव पे क्या चेक होगा? एफ ऑफ फाइव चेक होगा। और फाइव पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक होगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर। तो ये भी कैसा आ जाएगा? डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ जाएगा कि नहीं? क्या ये सारी बात समझ में आई जो मैंने समझाई? बोलिए सबको। यस सर। Yes, sir. मैंने बस इस चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं थी इसमें, सर हमने ये समझा कि बीच में कहाँ पर हम दोनों लिमिट चेक करते हैं और कहाँ पर हम सिर्फ एक लिमिट चेक करते हैं। इस एग्जांपल में हम सिर्फ एक बात को समझे हैं बस, बाकी चीज़ें हमने इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्चुअली चीज़ें बहुत आसान है। बट जो समझने वाली थी, अब इस तरह का कोई भी फंक्शन आएगा जिसमें सस्पिशियस पॉइंट पे हमें कहाँ पे क्या चेक करना है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, इस पूरे चीज़ में हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की। अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली देखते हैं तो ये तो हमको पता है ना कि बॉक्स ऑफ एक्स में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहाँ आते हैं? इंटीजर पे। तो इसके हिसाब से क्या जीरो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आया ना? जीरो कंटिन्यूअस पॉइंट है। वन टू थ्री फोर फाइव ये सब क्या आ गए? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो टोटल कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गए? बोलिए। फाइव डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गए।
क्या ये मेरी पूरी बात समझ पाए? यस यही चीज अगर आप ग्राफ बना के चेक करते तो 0 से 5 में इसका ग्राफ तो आप तुरंत बना ही लेते, है ना। 0 से 1 पहला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 1 से 2 दूसरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 2 से 3 तीसरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 3 से 4 चौथा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 4 से 5 और 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो टोटल कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाते हैं ग्राफ के हिसाब से? ग्राफ के हिसाब से क्या है, जहाँ जहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाएंगे। तो कौन कौन से डिसकंटिन्यूअस पॉइंट? 1 2 3 4 5, ये भी आप कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, बोलिए भाई, क्या ये बात समझ पाए सब लोग? तो यानी कि हमने थ्योरी वाइज एक स्टेटमेंट देखा ना कि बॉक्स ऑफ एक्स के लिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहाँ आते हैं, बोलिए, जहां पर ये फंक्शन क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये एक वो कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में रखिएगा कि बॉक्स ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हैविंग discontinuous point only when x belongs to integer। बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के लिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट केवल तब होते हैं जब x कैसा होता है, बोलिए भाई, इंटीजर। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके आपके सामने रख दें कि बॉक्स ऑफ एफ एक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स हैविंग discontinuous point कहाँ पे, ओनली वेयर एफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इसके लिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट केवल वहाँ हो सकते हैं जहाँ पे एफ एक्स क्या होता है भाई, इंटीजर। सिर्फ वही पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई पॉइंट कभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा। बट ये सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा तो यही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। क्या ये बात कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग, बोलो भाई। Yes, sir. जैसे अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इसके लिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं ये बताओ, जहां पर ये इंटीजर होगा। अब बॉक्स ऑफ साइन एक्स के लिए इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जहां पर साइन एक्स 1 हो जाए, जहां पर साइन एक्स 0 हो जाए, या जहां पे साइन एक्स -1 हो जाए, समझे कि नहीं। तो इसके हिसाब से पॉइंट क्या क्या आएगा, π/2। इसके हिसाब से पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, 0 पाई और 2 पाई। इसके हिसाब से पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, 3π/2। तो जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएंगे वो इन 5 में से ही कोई होंगे। हो सकता है पांचों हो सकता है इन 5 में से 4 हो सकता है 3 हो सकता है 2, बट इनके अलावा और कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? चलिए अब ये चीज हम ग्राफ से चेक करते हैं। बॉक्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तो हम सभी ने बनाया हुआ है ना, बोलिए भाई। तो हम बॉक्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो 0 पे 0 होता है, 0 से π/2 जाएंगे, यहाँ ब्रेक होगा। फिर π/2 से पाई जाएंगे, π/2 पर वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये सबको? यस सर फिर यहाँ पे ग्राफ ब्रेक होगा, यहाँ पे वैल्यू -1 हो जाती है। समझ रहे हो ना। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 3π/2 आएगा।
फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई पे वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। ये आ गया, दिखा क्या? ये इसका ग्राफ बन गया, देख लो, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा मुझे। ग्राफ दिखा सबको, बोलो। तो अब देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, साइन एक्स का ग्राफ। उसी के हिसाब से ये रेड वाला अलग से ग्राफ हमने बनाया है। डन हो गया भाई। अब देखिए कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ रहे हैं, बताओ मुझे। 0 कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस हो गया ना, क्योंकि 0 पर वैल्यू और 0 के लेफ्ट साइड वैल्यू सेम आ रही है। बोलिए भाई, ग्राफ में जहां जहां ग्राफ ब्रेक होगा वहीं तो डिसकंटिन्यूटी होगी। तो पहला ग्राफ कहाँ ब्रेक हुआ? π/2 पे। दूसरा ग्राफ कहाँ ब्रेक हुआ? पाई पे। क्या 3π/2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना? 3π/2 कंटिन्यूअस हो गया, 2 पाई फिर से डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या क्या आ गए? 0, 0 आया डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, बताओ। पहला आया π/2, दूसरा आया पाई और तीसरा आया 2 पाई। बट ये देखो, ये तीनों पॉइंट वही थे जहां पे इसकी वैल्यू इंटीजर थी। बोलो भाई। सर। यस सर। है कि नहीं? 0 कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। 3π/2 कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। बट जो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस आए वो वही आए जहां पर एफ एक्स इंटीजर था, उसके अलावा कुछ नहीं आया। क्या ये बात समझ पाए? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए? बताओ यार, समझ गए कि नहीं? ग्राफ बना के ये बात कनेक्ट हुई कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो जरा y इक्वल टू बॉक्स ऑफ cos x के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताओ। जल्दी से सारे। यस सर। तो बस बताओ, इसको पढ़ने के बाद अब ग्राफ से सीधा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पढ़ो। क्या क्या है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट? 0 है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, क्योंकि 0 यस पर वैल्यू 1 है। 0 यस π/2 है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या पाई है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट? नहीं। 3π/2 है, बिल्कुल है। 2 पाई है, बिल्कुल है। तो 4 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गए। अब इन 4 में भी वही देखो, ये सारे वही पॉइंट है जहां पर एफ एक्स इंटीजर के बराबर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये 4 भी वही यस पॉइंट है सर। जहां पर एफ एक्स किसके बराबर है? इंटीजर के बराबर है। बोलिए। अगला आइए जरा। फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फॉर y इक्वल टू बॉक्स ऑफ sin x plus cos x when x lies between 0 से 2 पाई। बताइए, 0 से 2 पाई के बीच में सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको बताने। क्या करेंगे बताइए? जैसे अगर हम 0 पर इसकी वैल्यू देखें तो √2 के बराबर होगी। √2 इंटू √2 1 हो जाएगी। π/4 पर वैल्यू देखें तो वो √2 हो जाएगी। फिर पाई पर वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। 3π/4 पर वैल्यू 0 हो जाएगी। पाई पे वैल्यू हो जाएगी -1। 5π/4 पे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? -√2। 3π/2 पे फिर से -1। 7π/4 पे फिर 0। और 2 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4। देख लो भाई, तो अगर मैं वहां तक का रफली ग्राफ बनाता तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होता। अब सारी शिफ्टिंग करने के बाद अगर मैं ग्राफ देखता तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा होता। क्या ये ग्राफ समझ में आया सबको?
अब इसी में हमें क्या करना था, बॉक्स वाली लाइनें खींच देनी थी। तो लाइनें खींचने के लिए तो लाइनों का रीजन हमें सिंपल पता होता है। एक लाइन हम y=1 खींच देते हैं, एक लाइन हम y=2 खींच देते हैं, एक हम -1 वाली लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन हम -2 वाली खींच लेते हैं। सोच लीजिए, क्या ये बात समझ पा रहे हैं जो लाइनें खींची मैंने? 1 2 -1 -1 वाली लाइन खींचते हैं और -2 वाली। अब रीजन वाइज देखते चले जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू किसके बीच में है? पूरी 1 से 2 के बीच में है। तो ये तो पूरा 1 ही बन गया। बोलो भाई। अब पहली बार वैल्यू यहाँ चेंज हुई, 0 हो गई। ये पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। दिखा? बोलो भाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, हाँ या ना? अब इसके बाद पहली बार यहाँ चेंज हुआ। अब ये वैल्यू जो है वो -1 से 0 के बीच में आ गई। फिर यहाँ चेंज हुआ, ये पूरी वैल्यू -2 से 0 के बीच में आ गई। फिर यहाँ चेंज हुआ, ये पूरी वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ गई। फिर यहाँ चेंज हुआ, ये पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई। और यहाँ पर ये क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। क्या ये ग्राफ दिखा सबको? बोलो। क्या ये ग्राफ समझ में आया सबको, हाँ या ना? तो अब ग्राफ देखते ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट काउंट करेंगे। क्या क्या है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट? जहाँ जहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है वो सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं। बताओ कहाँ कहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है? क्या 0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है? पहला सवाल। नहीं। क्या π/4 है? नहीं। पहला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या आएगा? बोलो भाई। π/2। दूसरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 3π/4। तीसरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पाई। क्या 5π/4 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है? नहीं। फिर अगला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 3π/2। फिर अगला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 7π/4। फिर 2π भी एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। देखिए, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो अगर यहाँ पर वही शिफ्टिंग करके हम ग्राफ का नेचर देखें तो क्या दिख रहा है? पॉइंट बताते जाओ। 0 पर वैल्यू यहाँ भी क्या दिख रही है? √2 दिख रही है क्या? यानी 1। π/4 पे 0, π/2 पे -1, यहाँ पे √2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ पे बोलते जाओ भाई। 1, यहाँ पे फिर से कहाँ गए? √2 और यहाँ पे 1। तो आफ्टर शिफ्टिंग क्या इसका ग्राफ हमें ऐसे दिख रहा है? ये ग्राफ समझ में है? 0 से 2π के बीच में कैसे देखा होगा? बोलो भाई। कोई चीज न समझ में आई तो वो बताओ। ये वही शिफ्टिंग करके ही ग्राफ बनाया है मैंने। ये वही शिफ्टिंग करके ही ग्राफ देखा है मैंने। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर वही लाइनें खींच ली और फिर रीजन वाइज ग्राफ बना दिया। जो 0 पर 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, फिर π/4 पे ये हो गया, फिर π/2 पे -2 चला गया। यहाँ पे तो -2 ही रहेगा। फिर यहाँ तक -2 चला गया। फिर यहाँ पे -1 हो गया। 5π/4 तक -1 आ गया। 5π/4 पे 0 से 1 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया।
यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 ही बना रहेगा, सही है ना। 2 पाई पे भी 1 ही रहेगा। तो अब बताओ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या क्या दिख रहा है। बोलिए भाई, क्या क्या दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या 0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है? यस। π/4 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। π/2। 3π/4 नहीं है। पाई, यस। 5π/4, यस। 3π/2, यस। 7π/4 नहीं है। 2 पाई नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया। देखिए भाई, कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताइए। तो 2 sin x का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि π/2 पर वैल्यू जो है वो 2 मिलने लगेगी। 3π/2 पर जो वैल्यू है वो मिलने लगेगी -2। तो बीच में एक लाइन 1 वाली आएगी, है ना, और एक ये 2 वाली लाइन आएगी। फिर एक ये लाइन -1 वाली आएगी, और एक ये लाइन -2 वाली आएगी। मेरे हिसाब से तो यही 4 लाइनें आनी चाहिए। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट अगर किसी ने निकाल लिया हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देगा। तो पॉइंट के हिसाब से चलें तो एक ये पॉइंट आएगा, दिस इज π/2 sin x 1 के बराबर होगा ना। तो जब 2 sin x 1 के बराबर होगा तो पॉइंट कितना आएगा? π/6 और 5π/6। तो जब ये -1 के बराबर होगा तब 7π/6 एंड 11π/6, और ये आखिरी वाला 2 पाई। अब बनाएंगे तो 0 से 1 में क्या बनेगा? 0 से π/6 में तो ये हो जाएगा 0। फिर π/6 से लेके π/2 तक ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ तक। फिर यहाँ हो जाएगा 0 यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ तक? पाई तक। फिर पाई पे क्या हो जाएगा? -1 यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा? -2 यहाँ तक। ये यहाँ तक -2 मेंटेन रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? -1 यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा? 0, 2 पाई। तो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है ग्राफ, वही वही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएंगे। कहाँ कहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है बोलो मुझे। एक तो ब्रेक, क्या 0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा ना? पहला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट π/6, दूसरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट π/2, तीसरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 5π/6, फिर अगला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पाई, फिर अगला 7π/6, 3π/2 नहीं, फिर अगला 11π/6 एंड लास्ट इज 2 पाई। देख लीजिए, ये सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। अब मुझे बताइए कि सपोज आपके पास y=fx का ग्राफ है। आपने उस ग्राफ को रफली बनाया, और उस ग्राफ में मान लो ऐसा हुआ कि ग्राफ को ऐसा गया, ये गया, यहाँ के बाद ऐसा गया, उसके बाद ऐसा गया, और फिर ये यहाँ से ऐसे कांस्टेंट चला गया सपोज। और यहाँ पर ग्राफ सपोज कैसे भी ले लो, चलो ऐसे आया, और यहाँ के बाद ग्राफ चलो ऐसे चला गया। ये कोई एक ग्राफ था रफली, ठीक है ना। तो अगर इस ग्राफ को आप देखते ध्यान से तो ये -1, 0, 1, 2 और 3। तो क्या ये -1 पे डिसकंटिन्यूअस था? नहीं। 0 पे था? यस। 1 पे? यस। 2 पे? नहीं। 3 पे? यस। तो ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस था इसमें, ये बताओ मुझे, बोलो जल्दी से।
अगर मैं इस ग्राफ में रफली आपसे पूछूं तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आप मुझे क्या क्या बताने वाले हैं? 0, 1 और 3। क्या ये बात सबको दिख रही है इस ग्राफ के हिसाब से? बोलो यस हाँ सर। है ना? Yes, अच्छा, sir. अब आपने पढ़ा है कि अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए कर दूं तो मैं इस पूरे ग्राफ को a से शिफ्ट करूंगा ऊपर या नीचे? बोलो भाई, ये यस समझ पा। सर। अच्छा, अगर मैं इस पूरे ग्राफ को a से ऊपर नीचे शिफ्ट करूंगा तो सोच के बताओ, क्या इन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स में कोई चेंज होगा? भाई सारे पूरा ग्राफ a से क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, बोलो, पूरा ग्राफ a से क्या हो गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्या इन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स के नेचर में कोई चेंज आया? बोलो, अरे बताओ, क्या इन डिसकंटिन्यूअस नो पॉइंट्स के सर। नेचर में कोई चेंज आया? नहीं आया ना? ये बात मेरी समझ पाए सब लोग? हाँ या ना? ओके। यहीं पे मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं y इक्वल टू ए एफ एक्स कर दूं या y इक्वल टू एफ एक्स बाई ए कर दूं तो भी मैंने क्या किया बताओ? बोलो, अब मैंने क्या किया? सारी वैल्यूज को a से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ या ना? तो अब जो सारी वैल्यूज चेंज हुई होंगी, बोलिए भाई, वो कुछ ऐसे चेंज हो रही होंगी कि नहीं? हाँ या ना? अरे मुझे बताओ भाई, अगर ए ऐसा रहा होगा तो भी अभी भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में कोई चेंज आएगा? हाँ या ना? बोलो, बोलो भाई। नो सर। नो सर। अगर मैं ए से डिवाइड कर देता तो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में कोई चेंज आता? बोलो। नो नो सर। सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उससे डिसकंटिन्यूटी में कोई चेंज नहीं आता। अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उससे डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, उनमें कोई चेंज नहीं आता। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलिए भाई। यस सर। मतलब अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स इज discontinuous at x equal to a, then y equal to fx plus minus k, y equal to kfx and y equal to fx by k is also discontinuous। कहाँ पे भाई? एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब किसी भी ग्राफ में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। यस सर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने से कंटिन्यूटी में कोई चेंज नहीं आता। बोलो भाई, एक्सप्लेनेशन डन हुआ ये? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम भाई इसको लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, चूंकि वन इंटीजर है और बॉक्स से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 साइन एक्स प्लस 1 आ गया। अब ये तो वन कांस्टेंट है ना? तो जितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इसके होंगे, किसके? 2 साइन एक्स के बॉक्स के, उतने ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किसके होंगे? और वही वही पॉइंट किसके डिसकंटिन्यूअस होंगे? 2 साइन एक्स के बॉक्स प्लस 1 के। बोलिए भाई, हाँ या ना? यानी हम ये कह सकते हैं ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का बॉक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स के बॉक्स प्लस 1 हैविंग सेम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसके हम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सारे निकाल चुके हैं। बोलिए भाई, ये सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट वही आ गए कि नहीं आ गए? तो हमें इसका पूरे का ग्राफ बनाने से हम बच गए कि नहीं बच गए? बोलिए, हमने सीधे इतने पोर्शन का ग्राफ बनाया और सेम सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट उस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दिए।
यहाँ तक मेरी बोली गई बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बोलिए भाई। Yes, sir. यस। अब इस तरह से बॉक्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, प्लस माइनस ए के करने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? अच्छा अब आइए, ये तो आपने पढ़ा ही है ना कि जैसे मैं आपसे कहूँ फाइंड ऑल discontinuous point for fx is equals to box of 3x if x lies between 0 से 5। पहले आसान सा लेते हैं, चलो 0 से 2 लेते हैं। इसके बीच में इसके सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको बताने हैं। समझो इस क्वेश्चन को, अगर मैं आपसे कहता बॉक्स ऑफ एक्स है और x 0 से 2 के बीच में है, तो आप कहते x इक्वल टू 1 एंड 2 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाते। क्या ये बात सबको समझ में आई? 0 कंटिन्यूअस हो जाता ना इसके लिए, बोलो जल्दी से। ये Yes, बात sir. मेरे हिसाब Yes, से सब लोग sir. समझ रहे होंगे। भाई तीन ही सस्पिशियस पॉइंट आते, 0 1 और 2। 1 और 2 डिसकंटिन्यूअस हो जाता क्योंकि ग्राफ से सीधा दिख ही रहा है। बट यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स की जगह लिखा क्या है, बोलो भाई? बॉक्स ऑफ 3x लिखा है। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए 3x को कैपिटल एक्स ले लें? अरे बताओ। तो अब ये बन गया f ऑफ कैपिटल एक्स। अच्छा x जो है वो लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में, तो 3x जो है वो लाई करेगा 0 से 6 के बीच में। तो जो कैपिटल एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 6 के बीच में। आप तुरंत क्लिक किया कौन कौन से डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है? अरे बताओ यार जल्दी से, बोलो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। क्या ये बात समझ पाए? तो टोटल कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गए? क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि 3x के लिए टोटल कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गए? 6। काउंट हुए कि नहीं जल्दी से? और अगर कोई हमें लिखने के लिए बोल दे इसके लिए कि fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 3x के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होंगे व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से 2, तो हम उसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आप लिखते जाएंगे। भाई कैपिटल एक्स की जगह 3x लिख देंगे, हाँ या ना? 3x को एक बार 1 के बराबर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, एक बार 2 के बराबर करेंगे, एक बार 3 के बराबर, एक बार 4 के बराबर, एक बार 5 के बराबर और एक बार 6 के बराबर। नहीं समझे पूरी कहानी, बताओ मुझे। समझ गए, sir. यहीं पे अगर मैं फ्रैक्शन लगा देता तो कुछ चेंज होता क्या? यहीं पे अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट लगा देता तो कुछ चेंज हो रहा होता क्या? क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना, बॉक्स और फ्रैक्शन में। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आप आराम से अब काउंट कर लेंगे ऐसी किसी भी सिचुएशन में, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. गुड। फाइंड नंबर ऑफ discontinuous point for fx is equals to box of 5x if x lies between 0 से 4। जल्दी से आंसर बोलो, क्विक। समझ गए सब लोग कि नहीं कि 20 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब यहीं पे क्वेश्चन कर दूं मैं, फाइंड नंबर ऑफ discontinuous points
फॉर fx is equals to fraction part of 3x if x lies between 0 से 3 ओपन इंटरवल में। क्या समझ में आया हो? बोलिए, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? एक 0 हट जाएगा और एक 3 हट जाएगा, टोटल जो पॉइंट आएंगे उसमें 0 और 3 हटा देंगे तो टोटल 8 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाएंगे। क्या ये पूरी कहानी समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब इनमें भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा पहला वाला, क्योंकि पहला वाला लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x, तो ये क्या 2x बन जाएगा, और 2x तो एक पॉलिनॉमियल आ गया, तो 0 से 10 के बीच में ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। चलो पहला तो एकदम सही आपने बताया, सेकंड वाला बोलिए जरा। fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x का क्या स्टेटस है? 0 से 5 के बीच में। अच्छा, अगर क्वेश्चन सेपरेट लिखा होता बॉक्स ऑफ 2x तो कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आते? 9। अरे बोलो यार, Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं होता। अच्छा, वो क्या क्या होते हैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो? 1/2, 1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। क्या कहते हो? अच्छा, अगर सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x लिखा होता तो कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होते बताओ? 15 हो जाते, 14 हो जाते। Yes, sir. 14. क्या ये दोनों बातें समझ में आई है? तो अभी समझाई ना। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं वो लिखने को आपको बोल देता तो क्या लिखते आप? 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3 एंड 12/3। फिर बोलो भाई, 13/3 एंड 14/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसके टोटल 9 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसके टोटल 14 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है जो दोनों के लिए डिसकंटिन्यूअस है, जो इसमें भी काउंट हो रहे हैं और इसमें भी काउंट हो रहे हैं? 1, 2, ये तो एक ही बार काउंट होगा ना। अरे बोलो यार, ये तो एक ही बार काउंट होंगे ना सारे पॉइंट? हाँ या ना बताओ मुझे। Yes, sir. तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने होंगे जल्दी बताओ अब। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट प्लस इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, पर जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, क्योंकि वो एक ही बार काउंट होंगे। तो टोटल कितने आ गए बताओ मुझे जल्दी से, क्विक। 9 इसके, 14 इसके, और टोटल दोनों में कॉमन पॉइंट कितने दिख रहे हैं? 4 ना। 4. तो आंसर क्या 19 पॉइंट्स आ गया? अरे बोलो यार। Yes, sir. अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, अब ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो कि नहीं? Yes. तो कॉमन पॉइंट हटा Yes, देंगे sir. कि नहीं बताओ मुझे। सही है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, दोनों के जो कॉमन पॉइंट हैं वो कॉन्सेप्ट में क्या है? 2 और 3 का एचसीएफ कितना है? 2 और 3 का एचसीएफ कितना है भाई? 1। तो 1 के 1. जो मल्टीपल हैं वो हट गए। 2 और 3 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 1। तो जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 1 के मल्टीपल में थे वो हट गए, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही कॉमन आ गए। बाकी सारे जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं।
और उन पे डिसकंटिन्यूटी मेंटेन हो ही रही है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएंगे। समझ गए क्या? समझ गए। चलिए अब थर्ड वाला जरा सोच समझ के आंसर दीजिए, क्विक। हाँ भाई, बॉक्स ऑफ 2x अगर होगा तो कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे? जल्दी बोलो यार। 7। Yes, Yes, sir. 7. और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4x होगा तो 15. 15. 15। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या होंगे? इसके 7 के 7 पॉइंट इसमें कॉमन होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसका HCF2 आएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं तुमको लिख के भी दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं बता सकता हूँ। देखो 1/2 1, 3/2 4/2, 5/2 6/2 7/2। अच्छा, अगर इसके मैं लिखूं तो 1/4 2/4 दिख गया, 3/4 4/4, 5/4 6/4 7/4 एंड 8/4, 9/4 10/4 11/4 एंड 12/4। दिख रहा है कि नहीं सबको? 13/4 14/4, बोलो भाई, 15/4 एंड 16/4। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि 2 के HCF2 आ रहा है तो यानी 2 के जितने भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसमें रिपीट हो ही रहे होंगे। बोलो यार, Yes, हाँ या sir. ना? तो इसके टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. कितने हो गए भाई? 7 + 15 - 7, आंसर इज 15। क्या ये बात समझ पाए भाई? बोलो। अरे यार जल्दी काउंट करो। 5x के कितने हुए? 14। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 6x से कितने हुए? 17। अरे बोलो। अरे बताओगे कुछ? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. बीच में इंटीजर 2 आएंगे, 0 और 1, बाकी तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। नहीं समझ रहे हो? तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने होंगे? बोलो यार। 14 + 17 - 2, क्या कहते हो? Yes, sir. क्या आंसर है? 29। अरे बोलो यार, समझ पाए कि नहीं?